छत्तीसगढ़ के रायपुर से लेकर और दिल्ली तक अपनी कई छापें छोड़ी हैं। संसद में भी बहुत महत्वपूर्ण सवालों के जरिए उन्होंने अपनी उपस्थिति दर्ज की है। वर्तमान में छत्तीसगढ़ सरकार में वो उप मुख्यमंत्री की जिम्मेदारी संभाल रहे हैं। उनके पास पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट है, पीएचई डिपार्टमेंट है, अर्बन डेवलपमेंट है और खेल विभाग भी है जो कि युवाओं से संबंधित हैं। बहुत सारे महत्वपूर्ण विभाग हैं। अरुण जी, सबसे पहले मैं बात छत्तीसगढ़ की ही करूंगा। आज के परिप्रेक्ष्य में छत्तीसगढ़ अपनी उपस्थिति कैसे दर्ज कर रहा है? देश के सबसे पहले तो आईटीवी नेटवर्क और इंडिया न्यूज़ को मैं बहुत धन्यवाद देता हूं और मनोज जी, आपका छत्तीसगढ़ की धरती में अभिनंदन करता हूं। आप आए हैं, शुक्रिया। और ये महफिल आपने सजाई है। युवा मंच, हमारा देश युवा देश है। 65% हमारे देश की आबादी युवा है और आप युवा मंच सजाए हैं। मैं आपको धन्यवाद देता हूं, आपकी पूरी टीम को धन्यवाद, बधाई देता हूं। जहां तक छत्तीसगढ़ की बात है तो मैं पूरे विश्वास के साथ ये कह सकता हूं, आज देश का तेजी से विकसित होता राज्य छत्तीसगढ़ है, तेजी से उभरता हुआ राज्य छत्तीसगढ़ है और छत्तीसगढ़ विकसित भारत के निर्माण में छत्तीसगढ़ की प्रभावी भूमिका होगी, ये मैं पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूं। और निश्चित रूप से आने वाले समय में देश के अग्रणी राज्यों में छत्तीसगढ़ शामिल होगा। इस दिशा में छत्तीसगढ़ आगे बढ़ चला है। अरुण जी, इस देश में युवाओं को लेकर बड़ी चर्चा हो रही है और युवाओं के अंदर भी जेन ज़ी की बहुत चर्चा हो रही है। आपने देखा अभी कि देश की राजधानी दिल्ली के जंतर मंतर से लेकर तमाम राज्यों की राजधानी और ज़िलों तक हमने आंदोलन को देखा। आंदोलन से निकलते हुए उस स्वर को देखा और वो स्वर बहुत कुछ कहते हुए दिखाई दे रहा था। उस स्वर का असर ये था कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को रील पर आकर अपनी बात कहनी पड़ी। ये जो युवा है, ये जो जेन ज़ी है, इसके बारे में बहुत सारी बातें की जा रही हैं कि ये रास्ता भटक गया है, जो किया वो नहीं करने चाहिए था, जेन ज़ी की भाषा क्या है। लेकिन आप इस जेन ज़ी को लेकर क्या सोचते हैं? क्योंकि खेल मंत्रालय भी आपके पास है, इसलिए पूछ रहा हूं। देखिए, जैसे मैंने कहा आपसे कि हमारे देश में 65% आबादी युवा है, युवाओं का ये देश है और उसी के बल पर आज हमारा देश दुनिया में अपनी अलग पहचान, अलग साख बनाता हुआ दिख रहा है। दुनिया की चौथी पांचवी बड़ी अर्थव्यवस्था के देश हम हुए हैं और आज दुनिया हर समस्या के समाधान के लिए किसी देश की ओर नजर ताकता है तो वो भारत देश है। और ये सही है कि युवा हमारी ताकत हैं, युवा हमारा भविष्य है। उनको सहेजने का काम, उनको संवारने का काम, ये निश्चित रूप से हमारा दायित्व है। और प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी जिस प्रकार से आगे बढ़कर युवाओं का हाथ थामते हैं, युवाओं को प्रेरित करते हैं, ये देश के पहले प्रधानमंत्री हैं जब परीक्षा पे चर्चा करते हैं, उनका हौसला बढ़ाते हैं, उनका आत्मविश्वास बढ़ाते हैं। ये देश के पहले प्रधानमंत्री हैं जब हमारी टीम खेल में जीतती है तो उनको सम्मानित करने का काम, उनको प्रेरित करने का, प्रोत्साहित करने का काम करने के लिए कोई कदम आगे बढ़ता है तो वो देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी का बढ़ता है। जब हमारे खिलाड़ी, हमारी टीम हार जाती है तो उनका हौसला बढ़ाने के लिए, उन्हें ढाढ़स बंधाने के लिए कोई शख्स आगे बढ़ता है तो वो हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं। युवाओं से कितना स्नेह करते हैं, युवाओं को कितना चाहते हैं, ये इसी से पता चलता है। और जिस प्रकार से देश में उन्होंने लगातार नए नए इंस्टीट्यूशन बनाए, IIM बनाया, IIT बनाई, IIIT बनाई, इतनी बड़ी संख्या में विश्वविद्यालय खोले, इतनी बड़ी संख्या में
मेडिकल कॉलेजेस खोले, ये तो युवाओं के सपनों को साकार करने के लिए ही है। और इसलिए युवाओं के सपनों को साकार करने का काम, उनको पूरी संजीदगी से आगे बढ़ाने का काम आज नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं। उसी तरह से खेलो इंडिया के माध्यम से खेल और खिलाड़ियों की तरक्की और बेहतरी के लिए योजना बनाकर जो काम कर रहे हैं, ये सारे के सारे काम हमारे देश के युवाओं को आगे बढ़ाने का, उनकी योग्यता क्षमता का उपयोग देश के विकास में लगाने का, यही उनका उपक्रम है। नहीं, लेकिन अरुण जी, परीक्षा पर चर्चा प्रधानमंत्री जी कर रहे थे, लेकिन परीक्षा पर चर्चाओं की जो धांधली, उस पर चर्चा कर लेते तो शायद ये स्थिति नहीं आती, ये नौबत नहीं आती जंतर मंतर पर। मनोज जी, जिस तरह से त्वरित एक्शन भारत सरकार ने लिया नीट की पेपर लीक के बाद, और जहां तक हमारी जांच एजेंसियां गई है, कोई बात हो गई, नहीं होना चाहिए था, ऐसी व्यवस्थाएं बननी चाहिए थी, पर हो गई दुर्भाग्य से, तो उस पर सरकार ने क्या किया, यह महत्वपूर्ण है। और सरकार ने तुरंत ही निर्णय लिया, और निर्णय पुख्ता लिया, मजबूत लिया। अब वो परीक्षा की सारी पद्धति, उस पर इन्वॉल्व लोगों के खिलाफ कार्रवाई का मामला, एक्सपर्ट कमेटी का गठन, देश के चुनिंदा बड़े लोगों की एक कमेटी बनाई है कि और इस दिशा में क्या कर सकते हैं, ये सरकार की संजीदगी को बताता है। हाँ, ये सही है कि जो हुआ वो नहीं होना चाहिए था, पेपर लीक नहीं होना चाहिए था, हुआ, दुर्भाग्यजनक है, पर उससे सबक लेकर भारत सरकार ने कठोर कदम उठाए हैं। और जो मारा पीटी हुई, जो लाठियां चली, क्योंकि संघ प्रमुख मोहन भागवत जी ने भी कहा था कि भाई सख्ती नहीं होनी चाहिए थी, संवाद होना चाहिए था। देखिए, वो माननीय मोहन भागवत जी बड़े व्यक्ति हैं, उन्होंने बहुत विस्तार से युवाओं से बातचीत की, अपने मन की बात रखी है, युवाओं से संवाद करके रखी है, युवाओं को उन्होंने बहुत बड़ी प्रेरणा दी है। पर मैं एक दूसरे एंगल से अपनी बात कहूँगा कि युवा हमारे देश के न केवल शक्ति हैं, भविष्य हैं, उनसे बातचीत करना, उनके भविष्य को गढ़ने का काम होना चाहिए, वो नरेंद्र मोदी जी लगातार कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ की विधानसभा में दो बड़े महत्वपूर्ण विधेयक आए, धर्म स्वतंत्र विधेयक और यूसीसी। ऐसी क्या जरूरत आन पड़ी कि छत्तीसगढ़ को इसकी जरूरत थी? जिस तरीके से राज्य में धर्मांतरण का जाल फैला, कुचक्र फैला, और उसे कुछ लोग प्रायोजित करके सुनियोजित ढंग से छत्तीसगढ़ की डेमोग्राफी को बदलने का काम तेज गति से हो रहा था। इसे लेकर जगह जगह पर वर्ग संघर्ष भी होने लगे थे, और इसलिए इसके लिए कठोर कानून बनाने की आवश्यकता थी। एक तो डेमोग्राफी चेंज नहीं होना चाहिए। छत्तीसगढ़ के लोग मूलतः भोले भाले, सीधे साधे, ईमानदार और मेहनती लोग होते हैं, पर जिस प्रकार से षड्यंत्र करके, बहलाकर, फुसलाकर, लालच में लाकर ये धर्मांतरण का कुचक्र चल रहा था, वो समाज में वर्ग संघर्ष पैदा कर रहा था, उसे रोकना जरूरी था। डेमोग्राफी परिवर्तन का जो षड्यंत्र था उसे रोकना था, और इसलिए ये धर्म स्वातंत्र अधिनियम आवश्यक था। यूसीसी की आवश्यकता आज की आवश्यकता है। संविधान बनाते समय संविधान निर्माताओं के मन में ये भाव था कि यूसीसी आना चाहिए, समान नागरिक संहिता होना चाहिए। देश के कई राज्यों में लागू हो चुका है, हमारे राज्य में भी लागू करने के लिए हमने कमेटी बनाई है। कमेटी ने लोगों से सुझाव लेना प्रारंभ किया है, और कमेटी की रिपोर्ट आएगी, हम विधानसभा में वो विधेयक के रूप में प्रस्तुत होगा। अरुण जी, इस देश में जिस तरीके से फ्रीबीज की योजनाएं बढ़ती जा रही हैं राज्यों में, वहाँ पर आर्थिक संकट हो गया है। कई राज्यों में स्थिति तो ऐसी है कि उनको अपने कर्मचारियों को पैसे बांटने के लिए बैंकों से लोन लेना पड़ रहा है।
अब ऐसे में आपको सड़कें भी बनानी है, पुल पुलिया भी बनाने हैं, नल जल की व्यवस्था भी करनी है, तो कितना कितना, क्योंकि देश का भी जो इकोनॉमिक सर्वे आया, उस इकोनॉमिक सर्वे में भी चिंता व्यक्त की गई कि भाई फ्रीबीज की समस्याएं आगे जाके राज्यों के लिए और देश के लिए एक बड़ी परेशानी बन सकती है। कितना चिंता का विषय? देखिए, राज्य के खजाने का, राज्य के संसाधनों का उपयोग राज्य के भविष्य को लेकर ध्यान में रखकर करना चाहिए। वहीं दूसरी ओर जो जरूरतमंद लोग हैं, जो कहीं ना कहीं विकास के दौड़ में पीछे हैं, उनको विकास की मुख्यधारा में लाने की भी योजना सरकार को बनाकर करनी चाहिए। जो जरूरतमंद लोग हैं उसको मदद किस तरीके से करना, यह महत्वपूर्ण है। उनको किस चीजों पर मदद करना, यह अलग विषय है सोचने का, पर यह सही है कि राज्य के भविष्य को ध्यान में रखकर, राज्य के दूरगामी हित को ध्यान में रखकर ही सरकार की योजनाएं बननी चाहिए और ऐसा करना चाहिए। क्या आप दबाव महसूस करते हैं, चूंकि पीडब्ल्यूडी आपके पास है, रोड बड़ा महत्वपूर्ण जगह है, वैसे तो छत्तीसगढ़ की रोडें बन रही हैं, लेकिन सुदूर इलाकों में दबाव है पीडब्ल्यूडी पर? जितना फंड आपको जरूरत है, जितना पैसे की जरूरत है पीएचई में, पीडब्ल्यूडी पे क्या मिल पा रहा है? लोक निर्माण विभाग में तो इस वर्ष मैं कह सकता हूं कि जितनी हमारे विभाग की काम करने की क्षमता है और उसके अनुरूप बजट में राशि आवंटित हुई है। आज तकरीबन 12,000 करोड़ रुपए से अधिक के प्रशासकीय स्वीकृति विभाग को मिले हैं और उस पर तेज गति से हम काम कर रहे हैं। दुर्भाग्य से 5 साल कांग्रेस की सरकार थी, उन्होंने सड़कों के लिए कुछ नहीं किया। जरूरतें आज थोड़ी ज़्यादा है, पर हम विष्णुदेव साय जी के नेतृत्व में सड़कों का जाल बिछाने का काम कर रहे हैं। इसके लिए कई महत्वपूर्ण योजनाएं हमने बनाई है। हम एक 36 मार्गों को, जो 700-800 किलोमीटर की लंबी दूरी की सड़कें हैं, उन्हें द्रुतगामी सड़क के रूप में चिन्हित किया है। कहीं सिंगल लेन होगा तो उसे डबल करेंगे, बीच में कहीं 4 लेन बनाने की जरूरत पड़ी तो वो करेंगे, ब्रिज बड़ी बनाने की जरूरत पड़ी तो वो बनाएंगे, लेकिन द्रुतगामी सड़क बनाने की हमारी योजना है। इस पर तेजी से हमने काम करना प्रारंभ किया है। हमने उन गांवों को चिन्हित किया है जहां पर आज भी सड़कें नहीं पहुंची है, जहां पर प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना की योजना नहीं पहुंची है, अन्य योजना से सड़क जहां नहीं पहुंची है और योजना नहीं है, उन गांवों को हमने चिन्हित किया है। ऐसे लगभग 200 गांव को चिन्हित किया है जिसे हम सड़क से, 12 मासी सड़क से जोड़ने की योजना पर काम कर रहे हैं। 4 लेन बनाने की हमारी योजना है, उस पर काम कर रहे हैं। तो सड़कों के लिए अभी बड़े पैमाने पर स्वीकृति मिली है और मुझे लगता है कि आने वाले 1-2 साल में छत्तीसगढ़ की सड़कें बेहतर होगी, अच्छी होगी। मैं चर्चा कर रहा था, मुख्यमंत्री जी भी आए थे और चर्चा इस बात को लेकर हो रही थी कि इतनी बड़ी आबादी आदिवासियों की छत्तीसगढ़ में है, करीब 31% है। रामविचार नेताम जी भी बैठे हैं, इसलिए मैंने कहा कि मैं चर्चा कर लूं। लेकिन एक भी ट्राइबल यूनिवर्सिटी छत्तीसगढ़ में नहीं है। साई के एक बड़े अधिकारी मुझे मिल गए थे जो कि छत्तीसगढ़ कैडर से ही हैं, स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया में। उनसे मेरी चर्चा हो रही थी। मैंने उनको सुझाव दिया कि भाई छत्तीसगढ़ में स्पोर्ट्स ट्राइबल यूनिवर्सिटी क्यों नहीं बन सकती, तब जबकि वहाँ पर अच्छे तीरंदाज निकल सकते हैं, एथलीट निकल सकते हैं, वहाँ पर डिस्कस थ्रो, तमाम सारी चीज़ें हो सकती हैं। तो क्या सरकार इस दिशा में काम करेगी? रामविचार जी भी बैठे हुए इसलिए पूछ रहा हूँ, और खेल मंत्रालय भी बैठे हुए। देखिए, जब अलग छत्तीसगढ़ राज्य बना, न तो अंबिकापुर में कोई विश्वविद्यालय था, न जगदलपुर में। जी, हमारी सरकार ने अंबिकापुर में भी विश्वविद्यालय स्थापित किया और जगदलपुर में भी विश्वविद्यालय स्थापित किया, मेडिकल कॉलेज भी खोले। तो हम जो सुदूर अंचल हैं उसमें विकास लेकर जा रहे हैं। ऐसे ऐसे काम किए। मनोज जी, आप बस्तर और सरगुजा को घूमेंगे, अधोसंरचना के इतने काम
हमारी 15 साल के सरकार के समय हमने किए हैं, वो खेलों का हो, शिक्षा के लिए हो, एजुकेशन सिटी का निर्माण किया हमने दंतेवाड़ा में। 2 अन्य स्थानों पर अभी बजट में हमने रखा है एजुकेशन सिटी बनाने का। तो जो ट्राइबल एरिया के शिक्षा के लिए, खेल के लिए लगातार काम कर रहे हैं, और जिस अधिकारी से आपकी मुलाकात हुई है उन अधिकारी ने आपको बताया होगा कि हमारी सरकार बस्तर के लिए भी योजना बना के काम कर रही है, सरगुजा में भी खेल अधोसंरचना के विकास का काम कर रही है। हमने बस्तर ओलंपिक का आयोजन किया, सरगुजा ओलंपिक का आयोजन हमने किया है, और नेशनल खेलो इंडिया का नेशनल ट्राइबल गेम्स भी छत्तीसगढ़ में कराया है। उसके इवेंट अंबिकापुर में भी कराया, जगदलपुर में भी कराया। तो हम लगातार इस दिशा में काम कर रहे हैं। पर हाँ, आपने जो विषय कहा है निश्चित रूप से उसे लेकर हम लोग बातचीत करेंगे भारत सरकार से। बहुत बहुत शुक्रिया, इस कार्यक्रम में आप आए। अरुण जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जी बहुत धन्यवाद। एक बार फिर आपको धन्यवाद देता हूं कि आप पूरी टीम के साथ युवा मंच यहाँ पर सजाए हैं, जो छत्तीसगढ़ का भविष्य है, और यही युवा छत्तीसगढ़ को स्थापित करेंगे, और सबके मुंह से ये निकलेगा छत्तीसगढ़िया सबले बढ़िया। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद अरुण साहू जी, आप युवा मंच पर आए, ITV नेटवर्क के खास कार्यक्रम में आए और आपने महत्वपूर्ण जानकारी दी। तहे दिल से आपका आभार, बहुत बहुत शुक्रिया। सब प्लीज आइए। और हमारे मैनेजिंग एडिटर राकेश सर भी मंच पर मौजूद हैं। एक बार जोरदार तालियां उप मुख्यमंत्री प्रदेश के अरुण साहू जी का। बहुत बहुत शुक्रिया सर।